हेलो स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग यू क्लास टेंथ। क्लास टेंथ में हम देखेंगे चैप्टर 6 या अध्याय 6। इसमें हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस क्या होती है? वे सभी प्रक्रम या वो सभी प्रोसेस जो संयुक्त रूप से किसी जीव के अनुरक्षण मीन्स उसको जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आवश्यक होते हैं, को जैव प्रक्रम कहते हैं। ये जैव प्रक्रम हमारे शरीर में 24 आवर 7 डेज कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब ये अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं, तो ये सभी प्रोसेस या सभी प्रक्रम हमारे शरीर में चलना चाहिए। अब जैव प्रक्रम होते क्या है? जैसे कि ये जैव प्रक्रम, इसमें हम देखेंगे पोषण, जिसमें हम खाना खाते हैं, श्वसन, जिसमें हमारे भोजन का श्वसन होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहन, जिसको हम सर्कुलेशन कहते हैं, हमारे शरीर में भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उत्सर्जन, जिसको हम एक्सक्रेशन कहते हैं। जो भी वेस्ट, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं हमारे शरीर से, वो निकलते हैं, तो वो उत्सर्जी पदार्थों के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो हम ये सभी प्रोसेस हमारे शरीर में चलती रहती है। इवन तब भी चलती है जब हम सो रहे होते हैं, तब भी हमारे शरीर में श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सभी प्रोसेस चलती रहती है। इसमें हम देखेंगे पोषण, भोजन ग्रहण करना। भोजन को हम ग्रहण करते हैं, भोजन को हम खाते हैं। पचे हुए भोजन का अवशेष एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। तो पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना, भोजन को हम ग्रहण करते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको क्या किया जाता है? हमारे आहार नाल में उसको पचाया जाता है। तो उसको पचाया जाना, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। हमारी आहार नाल में जो भोजन पचा हुआ होता है उसको अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करने के बाद क्या किया जाएगा? उसको पूरे शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वितरित किया जाएगा, ताकि हमारी शरीर की सभी कोशिकाओं को, सभी अंगों को वो जो पचा हुआ भोजन है वो मिल सके, जिससे हमारी शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो सके। तो अवशोषण करना, शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना, पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। तो पोषण के आधार पर जीवों के दो समूह क्या हो सकते हैं? एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं और विषमपोषी भोजन को हम इंग्लिश में हेटरोट्रोफ्स कहते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल या पानी से और सूर्य प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब स्वपोषी, इसका उदाहरण हरे पौधे हैं। तो हम जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं? पौधे जो होते हैं सरल पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं, पौधे होते हैं, इनको ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। स्वपोषी पोषण इनके अंदर देखने को मिलता है। अब विषमपोषी पोषण क्या होता है? वह पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन नहीं बना सकते, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मानव। हम अपने भोजन के लिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रूप से, हमेशा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हम पौधों पर निर्भर करते हैं। या जितने भी जीव है पृथ्वी पर, जितने भी जंतु है, वो सभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम अपने भोजन को स्वयं नहीं बना सकते। जैसे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इस तरीके से हम भोजन नहीं बनाते, बल्कि भोजन के लिए हम पौधों के ऊपर या दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड रहते हैं या निर्भर रहते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए हम अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसको कहते हैं विषमपोषी भोजन, इंग्लिश में कहते हैं इसको हेटरोट्रोप्स। तो इसका उदाहरण है मानव एवं अन्य जीव की जगह अपन कहेंगे जितने भी जो जंतु होते हैं वो सभी विषमपोषी होते हैं। स्वपोषी पोषण के बारे में हम देखेंगे।
स्वपोषी पोषण हरे पौधे तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते में होता है। अब जो स्वपोषी पोषण देखने को मिलता है, एक तो पौधों में देखने को मिलता है और कुछ जीवाणु होते हैं, एक तो पौधों में देखने को मिलता है और कुछ जीवाणु जो होते हैं वो भी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या कुछ केमिकल से रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भी अपने भोजन को बना सकते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखेंगे। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। वह प्रक्रम या वह प्रोसेस जिसमें स्वपोषी मीन्स पौधे, तो स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को बाहर से लेते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लिया जाता है, वातावरण से लिया जाता है, और जल को अवशोषित किया जाता है जड़ों के माध्यम से। तो स्वपोषी बाहर से पदार्थों को लेते हैं और ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में अब हम आगे देखेंगे जब इसकी इक्वेशन देखेंगे। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है। क्लोरोफिल जो कि पौधों में, सामान्यतः पत्तियों में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें पौधे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मीन्स इट इज ए ग्लूकोज है ये, और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं और जल के 6 अणु भी इससे छोड़े जाते हैं। अब स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये सरल पदार्थ है, इनको जटिल पदार्थों में बदला जाता है। तो ये प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस ग्लूकोज को पौधे जो होंगे वो अपने अंदर ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, पौधों में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज बनता है, स्टार्च के रूप में पौधों में फूड को या भोजन को स्टोर किया जाता है। जो हम आलू खाते हैं एक्चुअली उसमें स्टार्च होता है और वो स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज से बना दिया जाता है। पौधे भोजन को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, अपने अंदर संचित करके रख लेते हैं इस ऊर्जा को, और आवश्यक होने पर उसका को वापस ग्लूकोज में बदल करके अपनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री या रॉ मटेरियल की हमको जरूरत होती है, तो इसमें जरूरत होती है हमको सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि प्लांट्स जो होते हैं, पौधे होते हैं, वो स्टोमेटा के माध्यम से उसको लेते हैं अपने अंदर। जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। हम जानते हैं पौधे जो होते हैं वो जल को जड़ों से अवशोषित करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम यहाँ पर देखेंगे अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमको अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया लिखेंगे उसमें हमको क्या लिखना है, स्पेशली हमको ये 3 पॉइंट्स लिखना चाहिए। कि पहला कौन सा पॉइंट क्या है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो क्लोरोफिल होता है, जो हरित लवक होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है पौधों के अंदर, जो जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को, दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदला जा सकता है। तो प्रकाश ऊर्जा को, जो प्रकाश से जो ऊर्जा आ रही है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अब आप कहेंगे सर रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदलेंगे, हम जानते हैं कि जैसे प्रकाश ऊर्जा, जैसे कि ये सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा आई थी, यहाँ हम देखेंगे ये जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा आई थी इसको रासायनिक ऊर्जा अर्थात इस ग्लूकोज में बदल दिया। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी जो होती है, सौर ऊर्जा होती है, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल के इसके अंदर स्टोर कर लिया। अब ये ग्लूकोज का अणु जब टूटेगा श्वसन की क्रिया में, हमारे शरीर में या अन्य जीवों के शरीर में
ये ग्लूकोज हम खाते हैं, और ये जब ग्लूकोज हमारे शरीर में टूटता है, अपघटित होता है, डिकम्पोज होता है, तो उस समय हाई अमाउंट में एनर्जी इससे रिलीज होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा का उपयोग हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश ऊर्जा, दूसरा पॉइंट अभी देखेंगे, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं कि ये जो जल के अणु हैं, ये जो जल के अणु हैं, इसमें हम देखते हैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं ये टूट जाते हैं। तो जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु ये ब्रेक हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये निकल करके आती है इस ऑक्सीजन के अंदर, ये यहाँ पर आ जाती है। और इस प्रोसेस में एक और चीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब स्टूडेंट्स, अपचयन का मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाता है। जब हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाएगा, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जल का अणु होता है टूटता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन जो है जल के अणु की, ये निकल करके तो चली जाती है इस ऑक्सीजन में। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 परमाणु ऑक्सीजन के निकल चुके हैं, 6 2 या 6 दूना 12, तो यह 12 अणु है। हम जानते हैं यहाँ पर भी 12 परमाणु ऑक्सीजन के हैं, और ये निकल करके ऑक्सीजन के रूप में वातावरण में निकल जाते हैं। जबकि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, इसमें से 12 परमाणु हाइड्रोजन की इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऐड हो जाते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का जो एडिशन इसके साथ में जो जुड़ते हैं, इसको हम कहेंगे अपचयन। तो अपचयन होता है और यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज के अणु बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। तो हमको ये 3 स्टेप लिखना होगी, जैसे हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में अभी और जो बचा हुआ पार्ट है अपन वो देखेंगे।